हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद पे क्लास। जिसके पहले प्रगतिवाद पे 3 क्लास हो चुकी है। तो आज हम लोग देखेंगे शिव मंगल सिंह सुमन को। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1915 ईस्वी को हुआ था। इनके संदर्भ में नारायण चौबे ने क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। लिखते हैं कि अदम्य साहस, ओज, तेजस्वी एक और तो दूसरी ओर प्रेम और राग महता, तो तीसरी प्रकृति का निर्मल दृष्टालोकन, चौथा दलित वर्ग विकृति की ओर, पांचवा व्यंग स्वर यानी प्रगतिशीलता की प्रवृत्ति प्रमुख विशेषता है। किसके बारे में कहा था नारायण चौबे ने? तो शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में कहा था। क्या कहा था एक बार और सुनिए कि अदम्य साहस, ओज और तेजस्वी एक और तो दूसरी ओर प्रेम और राग महता, तीसरी ओर प्रकृति का निर्मल दृश्यालोकन, चौथा दलित वर्ग विकृति की ओर, पांचवा व्यंग स्वर यानी प्रगतिशीलता की प्रवृत्ति प्रमुख विशेषता है, इनकी प्रमुख विशेषता है। अब आगे बढ़ते हैं। विभ्राट के कवि, इनको क्या कहा जाता है? शिव मंगल सिंह सुमन को विभ्राट का भी कवि कहा जाता है। शिव मंगल सिंह सुमन, विभ्राट वासना का अर्थ है। अब ये बताइए विभ्राट का अर्थ क्या होता है? उत्पात, संकट, बवाली या कह सकते हैं। विभ्राट को क्या कह सकते हैं? ये साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन जी की रचना क्या है? सुमन जी की रचना क्या है? सुमन जी की रचना आकाश हिल्लोर नामक काव्य संग्रह सन 1939 से हुआ था। ये हिल्लोर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे पूछ सकता है कि हिल्लोर किसकी रचना है? तो शिव मंगल सिंह सुमन जी का है। इसके आगे देखते हैं। सुमन जी को काव्य संग्रह मिट्टी की बारात, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना इनकी है। मिट्टी की बारात पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न समझ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमन जी की किस रचना पे प्राप्त हुआ था? तो मिट्टी की बारात पर। कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। हिल्लोर इस रचना में प्रणयानुभूति के चित्र खींचे हैं। अपनी की जो हिल्लोर रचना है इसमें किसका चित्र खींचे है? तो प्रणयानुभूति का चित्र खींचे हैं। जीवन के गान, ये भी की महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना में रोमानी प्रकृति परिलक्षित होती है। प्रश्न समझ सकता है कि शिव मंगल सिंह सुमन जी की किस रचना में रोमानी प्रकृति परिलक्षित होती है? तो जीवन के गान में। सुमन जी गांधी के अपेक्षा कार्ल मार्क्स के अधिक नज़दीक थे। 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना पे? मिट्टी की बारात पर। आगे बढ़ते हैं। 1999 ईस्वी में पद्म पुरस्कार भी इनको मिला था। अब चलिए इनकी देखते हैं रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? सुमन जी गांधी के अपेक्षा कार्ल मार्क्स के अधिक नज़दीक थे। 1974 में सुमन जी को पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त था। क्या था? पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त था। 1999 पद्म भूषण प्राप्त हुआ। जैसे प्रश्न बन सकता है कि शिव मंगल सिंह सुमन को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ था? तो 1999। और पद्मश्री कब प्राप्त हुआ था? तो 1974 में। अब चलिए इनकी देखते हैं रचनाएं। हिल्लोर 1939 में, युग के मोल 1945 में, जीवन के गान 1942 में, मिट्टी की बारात 1972 में, बाड़ी की व्यथा 1980 में, पर आंखें नहीं भरी 1970 में। क्लियर नहीं? 70 नहीं, इसका डेट बाद में बताते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। एशिया जाग उठा, एशिया जाग उठा, प्रलय सीजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। विंध्य हिमालय, कटे अंगूठे की, क्रंदनवाड़ी, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रकृति पुरुष, कालिदास, ये इनका नाटक है। महादेवी की काव्य साधना समीक्षा है। गीत काव्य सूक्ष्म और विकास, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। पर आंखें नहीं भरी 1981 की रचना है ये। अब इनकी कविता देखते हैं कौन कौन सी है। मुखिया का यौवन, ये भी महत्वपूर्ण रचना इनकी है। मुखिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाल,
लाल झंडा, मास्को अभी दूर है। ये इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। किसकी है तो शिवमंगल सिंह सुमन की। अब इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं कौन कौन सी है। क्या है? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहर का यौवन अचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, यह हार एक विराम है जबकि जीवन महासंग्राम। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आगे देखते हैं दूसरा। गति प्रलय पैरों में भरी, गति प्रलय पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बांधना पाएंगे, कनक कनकन तीरियों से टकराकर टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो भी पंक्तियां पढ़ के समाप्त कर लिए हैं। चलिए एक बार और रिवीजन कर हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री, वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में चिरानीपट्टी सुल्तानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरानीपट्टी सुल्तान में हुआ था। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन शास्त्री को अवध किसान का कवि कहा था। किसने त्रिलोचन शास्त्री को अवध किसान का कवि कहा था? तो मुक्तिबोध ने। हिंदी में त्रिलोचन शास्त्री सोनेट लिखने के लिए जाने जाते हैं। और सोनेट के प्रवर्तक कौन थे? तो त्रिलोचन शास्त्री थे। अब सोनेट का अर्थ क्या है? सोनेट का अर्थ क्या होता है? धुन के साथ गाया जाना। धुन के साथ जो गाया जाता है वही सोनेट होता है। और इसमें 14 पंक्तियों का छंद है। ये 14 पंक्तियों का छंद होता है सोनेट, जिसमें 8 और 6 पंक्ति में बांटा जाता है। ये केवल कवि नहीं, एक सफल संपादक भी थे। क्या थे ये? कुशल संपादक भी थे। और किसका इन्होंने संपादन किया है? तो चलिए देखते हैं किसका किसका संपादन किया इन्होंने। प्रभाकर 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 बानर, हंस, आज, समाज, जितनी पत्रिका है सबका इन्होंने संपादन किया है। अब देखिए अमोला इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अमोला कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अमोला किसकी रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। इनकी रचना जो 1990 में प्रकाशित हुई थी। ये कब प्रकाशित हुई थी अमोला रचना? 1990 में। और इसमें कितने बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? तो 2700 बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। इसी रचना के कारण खड़ी बोली और अवधि का संधि पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है। इन्होंने क्या कहा था? क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं कि त्रिलोचन शास्त्री के विषय में बच्चन जी ने क्या कहा है। क्या कहा है कि खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली और अवधि का सेतु कहा है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि खड़ी बोली और अवधि का सेतु किसे कहा गया है? तो त्रिलोचन शास्त्री को। और किसने कहा है? तो बच्चन जी ने। इसके पहले ये भी हुआ था, एक कथन किसका था? मुक्तिबोध का, कि अवध का किसान किसे कहा जाता है? तो त्रिलोचन शास्त्री को। किसने कहा था? तो मुक्तिबोध ने। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल का क्या कथन है त्रिलोचन जी के विषय में। त्रिलोचन जी एक विषम धरातल वाले कवि हैं। त्रिलोचन जी एक विषम धरातल वाले कवि हैं। साथ ही उनके रचनात्मक व्यक्तित्व में एक विचित्र विरोधाभास भी दिखाई देता है। एक और यदि उनके यहाँ गांव की धरती का अक्खड़पन दिखाई देता है तो दूसरी ओर कला की दृष्टि से अद्भुत कलासी की कसाव या अनुशासन दिखाई देता है। यह कथन किसका है? तो केदारनाथ सिंह का। ऐसे कथन देखिए आपसे पूछ सकता है कि ये कथन किसका है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये केदारनाथ सिंह का कथन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनकी एक रचना थी धरती। क्या थी? धरती। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनका ये प्रथम काव्य संग्रह है। धरती इनका प्रथम काव्य संग्रह जो 1945 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी में सोनेट का आगमन उनकी किस रचना से माना जाता है? तो दिगंत। हिंदी में सोनेट का आगमन दिगंत
नामक रचना से 1957 से माना जाता है। सोनेट के अतिरिक्त गजल, गीत, बरवे आदि चतुष्टापादेश कहा जाता है। अब चलिए इनका देखते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। धरती 1945 ईस्वी में, सोनेट 1957 ईस्वी में, ताप के ताए दिन 1980 में, मैं जनपद का कवि हूँ, शब्द अर्घान, मुक्तिबोध की कविताएं, न्योला, ये इनकी लंबी कविता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपको दे देगा धरती, सोनेट, ताप के ताए दिन और न्योला, इसमें पूछ देगा कि इसमें इनकी लंबी कविता कौन सी है, तो न्योला इनकी लंबी कविता है। अब इनकी और भी रचनाएं चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। फूल नाम एक तुम्हें सौंपता हूँ 1985 ईस्वी में, गुलाब और बुलबुल 1956 में, अनकहनी भी कुछ कहनी भी 1965 ईस्वी में, फूल नाम है एक 1985 में, चैती 1987 में, सब का अपना आकाश 87 में, अमोला 1990 ईस्वी में। अब चलिए इनकी देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्ति क्या है। पंक्ति भी इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। क्या है अब दूसरी पंक्ति, यूं ही कुछ युस्कार कर तुमने परिचय की वह काठ लगा दी, जड़ता है जीवन की पीड़ा निस्तरंग पासारी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी, मैं तुमसे बात किया करता हूँ यही मेरी कविता है, सचमुच इधर तुम्हारे याद तो नहीं आई, झूठ क्या कहूँ धीरज आजकल करते रहते आऊँगा। आगे बढ़ते हैं। मैं उस जनपद का जो भूखा सूखा दूखा है, नंगा है, अनजान ही कला नहीं जानता है, कैसे होती क्या वह नहीं मानता, शब्द मालूम है व्यर्थ नहीं जानते, आज मैं अकेला हूँ, अकेले नहीं रहा जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है, यह फूल में मिला है, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हित है। क्या है? चिन्हित है। वह जो अमोला धरा था द्वार पर अब खड़ा हो गया। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। जब बाहर से आया तब तब मेरा घर अपनेपन से अधिक अपनाता है मुझे मिला। ये थी इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ त्रिलोचन जी की। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे? राघे राघव जी को। ये प्रगतिवाद का लास्ट क्लास रहेगा। इसके बाद प्रगतिवाद पे प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो चलिए देखते हैं राघे राघव जी के बारे में। राघे राघव जी एक फिल्म पटकथा भी लिखते थे। ऐसे प्रश्न हो सकता है कि कौन से प्रगतिवादी कवि थे जो फिल्म की पटकथा भी लिखा करते थे? तो कौन थे? राघे राघव। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1963 ईस्वी में मुंबई में इनको क्या हुआ था? कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम क्या था? त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य। इनका मूल नाम था त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य। और बच्चन जी ने इनका मूल नाम क्या माना है? तिरुमल नंबकम। अब इनके पिता का क्या नाम था? श्री रंगाचार्य। इनके पिता का नाम था श्री रंगाचार्य। माता का क्या था? कनकबल्ली। माता का नाम था कनकबल्ली। राघे राघव समाजवादी चिंतन से अनुप्राणित कार्य सर्जक थे। इन्होंने अपनी रचना राह की दीपक में, इनकी रचना राह की दीपक बहुत महत्वपूर्ण है, में प्रकृति की छवि का चित्रण किया है। राह की दीपक में क्या किया? प्रकृति के छवि का चित्रण किया हुआ है। राघे राघव वास्तविक ख्याति घरौदा नामक उपन्यास से प्राप्त हुई। इनकी ख्याति, इनकी किस रचना पर इनको ज़्यादा ख्याति मिली थी? तो इनकी एक रचना थी घरौदा, जिसमें इनको बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई थी लेखक के रूप में। आगे बढ़ते हैं। जब क्या हुआ था इनका? ये भगवती वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का उत्तर सीधा साधा नामक उपन्यास से दिया था। भगवती वर्मा की एक रचना थी टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसी का इन्होंने उत्तर देते हुए कौन सी रचना लिख डाला था? सीधा साधा रास्ता नामक उपन्यास से दिया था। क्या था? भगवती
भगवती चरण वर्मा ने एक उपन्यास लिखा था टेढ़े मेढ़े रास्ते, और उसी रचना का उत्तर देते हुए इन्होंने एक रचना लिखा था सीधा साधा रास्ता। जबकि आनंद मठ के उत्तर में विषाद मठ नामक रचना को लिखा था। इन्होंने आनंद मठ के उत्तर में क्या लिखा था? विषाद मठ रचना। अब चलिए इनका देखते हैं काव्य संग्रह कौन कौन सा है। अजय खंडहर, पिघलते पत्थर। अजय खंडहर कब है? 1944 में। पिघलते पत्थर कब है? 1946 में। मेधावी कब है? 1947 में। इनकी और भी रचनाएं हैं, तो आगे देखते हैं क्या है। राह के दीपक, पंचाली, रूप छाया, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। रागी राघव ने अपने जीवन में अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, आख्यानक रूप में लिखा है। क्या लिखा है? आख्यानिक रूप में लिखा है। दीर्घ कविता का मतलब होता है लंबी कविता। क्या होता है? लंबी कविता। आगे देखते हैं क्या है। राह के दीपक, पिघलते पत्थर को मुक्तक काव्य में लिखा है। इनकी रचना जो है राह के दीपक और पिघलते पत्थर, इसमें लिखा है, मुक्तक काव्य में लिखा है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि क्या है, राघे राघव ने अपनी किस रचना को मुक्तक काव्य में लिखा है? तो राह के दीपक और पिघलते पत्थर को, राह के दीपक और पिघलते पत्थर को मुक्तक काव्य में लिखा है। अब देखते हैं प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। शोषितों के दीनता का चित्रण इसमें है। शोषक की प्रति घृणा, धर्म एवं ईश्वर अनास्था भी है इसमें। क्रांति की भावना है। सामाजिक जीवन का यथार्थ वर्णन है। मार्क्सवाद का पूर्ण प्रभाव है। ये प्रगतिवाद की क्या है? विशेषता है। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ये आपको दे सकता है कि इसमें कौन सा प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। अगर आपको ये याद रहेगा तो अच्छे से कर पाएंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। आज के लिए इतना ही। आज प्रगतिवाद पे लास्ट क्लास था। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।